जो डॉक्टर्स हैं उनका मेन काम है आपकी बीमारियों को ठीक करना। अगर उसको कोई जरूरत है, उसको कोई फंडिंग चाहिए, वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। एथलीट्स हो गए, आपके बॉडी बिल्डर्स हो गए, और कोई जो इस इंडस्ट्री में आगे ग्रो करना चाहता है, नेशनल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहता है, हम एज ए एसोसिएशन उनके लिए फंड रेज करेंगे। उनके लिए कैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, कैसे फंड्स उनको दिए जाए, डिफरेंट तरीके सोसाइटी के तहत उन लोगों ने आगे अपील करी। अभिषेक है। ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस विषय में रखी है? सर, ये जो मीटिंग आज रखी गई है फरीदाबाद फिटनेस एसोसिएशन को लेकर रखी गई है, इसका आज गठन होने जा रहा है। इसको लेकर हमने सारे जितने भी फरीदाबाद में जिम ओनर्स हैं और ट्रेनर्स हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सबको यहाँ एक साथ इकट्ठा किया है। इसमें क्या बेनिफिट्स रहेंगे जो जिम ओनर्स हैं या फिटनेस सेंटर्स के? जी, फिटनेस सेंटर और जो जिम ओनर्स हैं उनके बेनिफिट इसमें काफ़ी रहने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक बेनिफिट बताऊं, ये सरकार आज के टाइम में सबसे पहले जब कोविड की बात करूं तो उसमें सबसे पहले सरकार इनको बंद करने की कोशिश करती है कि सबसे पहले फिटनेस सेंटर ही बंद होने चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी हम उनके साथ रहकर इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर पाएंगे। और दूसरा, मैं जैसे इनकी बात करूँ, MSME के तहत कोई भी एक हमारा फिटनेस से रिलेटेड व्यक्ति है वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको भी हम फायदा करा पाएंगे। और कौन कौन है जो आपके इस एसोसिएशन में आपके साथ जुड़े? मेरे साथ जैसे परवेज जी हैं, परवेज गौड़ जी, परवेज हमारे साथ कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप जो ये फिटनेस आप एसोसिएशन आज बिल्ड कर रहे हैं? सर देखिए, अभी जो अभिषेक जी ने मैंने बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फिटनेस को एज ए इंडस्ट्री नहीं माना गया है, अभी हमें एक तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी एसोसिएशन बनाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअली हम जाके बात करेंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर हम बहुत सारे 1000-2000 लोग एक मिलके एक रिप्रेजेंट करेंगे उनको, तो हमारी बहुत सारी डिमांड है कि गवर्नमेंट सबसे पहले तो हमें एक ऐसी इंडस्ट्री माने, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती, कोई रिबेट नहीं मिलता, इवन बैंक वाले हमें लोन भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें एक इंडस्ट्री नहीं माना जाता। मेन मकसद है कि हमें एक इंडस्ट्री का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जैसे होटल इंडस्ट्री है, आपकी ट्रैवल टूरिज्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, फिटनेस इंडस्ट्री को भी देखा जाए। और उसके साथ साथ क्या है, जनरल परसेप्शन जो जिम के साथ बना हुआ है कि कोई अगर जिम है इसका मतलब कोई बॉडी बिल्डर लड़का जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। मेन मकसद क्या है, वो 1.001% लोग हैं, अदरवाइज मेजोरिटी लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करने आते हैं। और कोविड टाइम में आई थिंक हम एक सर ने हमें बताया था कि सबने डॉक्टर्स ने हर चीज़ में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जो लोग फिट हैं उनको जो उनकी बीमारी के जो सिवियरिटी है वो बहुत कम रही है। तो मेन मकसद यही है कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 30 से 40 बिलियन डॉलर हमारा टर्नओवर है इंडिया का मेडिकल इंडस्ट्री का, तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका हार्डली 500 मिलियन डॉलर है, मतलब कुछ हज़ार करोड़, और जो मेडिकल है वो कई लाख करोड़ है। तो बेसिकली गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे तो हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लोड है वो बहुत कम कर सकते हैं, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर एक चीज़ और बताएं, क्या जो जिम ट्रेनर्स हैं, कईयों का ड्रीम होता है कि मैं मिस्टर इंडिया खेलूं और प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कई लोगों को, क्योंकि कई सोर्सेज नहीं होते। तो जो आपकी एसोसिएशंस हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म देगी, वर्ल्ड लेवल पे बात करूं या इंडिया लेवल पे बात करूं? सर देखिए, अगर हम जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले खड़ा होना सीखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, फिर भागते हैं। अभी हमारी एसोसिएशन फॉर्म हो रही है, अभी सबसे पहले तो हम फरीदाबाद लेवल पे काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल वशिष्ठ है। और क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और बेसिकली मेरा जो पर्पस है इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने का वो ये है कि हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ सभी लोगों के बीच में जो कि जिम करते हैं या फिर जो भी फिटनेस एंथुसियास्ट है। लाइक क्या सही है क्या गलत है उनको अवेयर कराना, कि
क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेन यही पर्पस है हम लोगों को, और हम सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं तकरीबन 60-70-80 लोग, तो हमारा सभी का पर्पस यही है। अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से बात करूँ तो कोई सहयोग नहीं रहता है। ऑब्वियसली देखो ऐसा है कि इंडिविजुअल लोगों की कोई सुनता नहीं है, बट हम एज ए ग्रुप जब अप्रोच करेंगे सभी लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिबल है और जो हमारे लिए हेल्प कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों की सुनी जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने भी देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर एथलीट्स को कितना दिया जाता है। आज कई एथलीट्स ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं, हाँ जी, ओलंपिक्स भी खेले हैं, राष्ट्रीय लेवल पे खेला है, मगर आज वो किसी गुमनाम की जिंदगी जीते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा था, आज से अगर मैं 10-15 साल पुरानी बात करूँ तो ऐसा था कि जो एथलीट्स थे वो गुमनाम हो जाते थे। आज भी नहीं, आज ऐसा नहीं है। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें, वो तकरीबन आज के टाइम में उसको आप क्रिकेटर्स की बात ना करें, 25 से 30 करोड़ उसको दिया गया है। सिर्फ क्रिकेटर्स की बात ना करें। क्रिकेटर्स के अलावा अगर मैं बात करूँ, हॉकी के खिलाड़ी भी जीत के आते हैं, हाँ जी, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूँ, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, मगर लेने के बाद सभी को मैं एनलाइटन करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब कोई आप मेडल ले आते हैं, फिर कोई एक पद हासिल कर लेते हैं, तब उसको मिलता है। उससे पहले उसको जो है किसी भी तरीके का हेल्प नहीं दिया जाता। नीरज चोपड़ा का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब वो अचीव कर चुका है, गोल्ड मेडल ले चुका है, तब जाके उसको पैसा मिला है। बट उसका जो स्ट्रगल है वो विदाउट मनी था, जो कि मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको इस तरीके का सहयोग एक अच्छे स्तर पर दिया गया होगा। थोड़ा बहुत स्तर दिया एक सहयोग दिया जाता है सभी लोगों, सभी एथलीट्स को जो एक अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने लेवल पर। जैसे एक नेशनल एथलीट जो है उसको एक काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप दी जाती है, पैसा देते हैं लोग, गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज वगैरह देती है। और बट उसके जो पीछे का स्ट्रगल है, अगर हम उसकी बात करें, उसके लिए कोई सहयोग नहीं दिया जाता। बट एज ए एसोसिएशन जो भी हम लोग अपनी सहयोग अपने एंड से दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। अभी प्रोमिसेस नहीं किए जा सकते, आपको भी पता है कि डॉक्टर साहब, आप भी इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट को महत्व दी जाती है, बाकी किसी खेल को नहीं दी जाती? नहीं, ऐसा नहीं है, औरों को महत्व नहीं दिया जाता। अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम फेम की बात करें, पॉपुलैरिटी की बात करें, हाँ, वो उसमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो BCCI है वो बेसिकली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है, एक अच्छा मार्केटिंग करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर बैकग्राउंड में काम करती हैं। बट अगर हम एक आम एथलीट की बात करें, वो ऑब्वियसली इस एंड से काम नहीं हो पाता, उनको इतना फेम नहीं दिया जाता। लेकिन नीरज चोपड़ा को शायद मैं तो पर्सनली जानता हूँ, मेरे को उससे पर्सनल रिलेशन है। वो जेलन में वो करता था प्रैक्टिस वगैरह, तो वहाँ से मैं उसको काफ़ी सालों से जानता हूँ, 8-10 सालों से। तो इवन हमारे जो कॉलेज है वो स्पोर्ट्स का ही कॉलेज है जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, तो इवन हम लोगों ने उसको अप्रोच भी किया। क्या नाम है सर? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, जो कि यूनिवर्सिटी का कॉलेज है बिलासपुर में। तो हम लोग स्पोर्ट्स में से काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। सो हम काफ़ी इसका बेसिक्स भी जानते हैं कि कहाँ से उन लोगों ने शुरुआत करी है और किस तरीके का हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट किस तरीके की उनको हेल्प देती है, इस तरीके से। बट वही है कि अगर हम ओवरऑल देखें, एक स्तर पर अगर उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक अच्छा पैसा मिलता है, बट अगर उनका स्ट्रगल देखें, अगर हम नेशनल से पहले की बात करें, नीरज चोपड़ा ने अपने जेब से ही पैसा लगाया है सारा का सारा। संदेश देना चाहते हैं आप? यही है कि जो भी हो एथिकल हो, और जो भी अपने एंड से हम एसोसिएशन का जो मेन इसका जो पर्पस है उसको फॉर्म करने का, वो यही है कि हम एक अच्छा अवेयरनेस कैंप वो करें, ऑर्गेनाइज करें, और जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं और जो ट्रेनर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनको हम एक अच्छे तरीके से एजुकेट करें कि किस तरीके से आप आगे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और अपने उन लोगों को एक हेल्दी जीवन दे सकते हैं।